अब देखो अगला हेडिंग है अपना कोलिजन, ठीक है। आ जाने दो, 1 मिनट में सब आ जाएंगे। अब कोलिजन अपन नए सिरे से शुरू करते हैं। कोलिजन में क्या होता है, जो हम लोग अभी तक पढ़े थे वो तुम्हें पता है हम लोग क्या पढ़े थे? पहले हम जरा ब्रीफिंग कर दे, क्योंकि इतना दिन हो गया है तो तुम भूल गए होगे क्या पढ़े थे। केस फर्स्ट पढ़े थे। केस फर्स्ट क्या था हम लोग जो पढ़े थे वो पहले बता दें, ठीक है। हम लोग केस फर्स्ट अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है। केस फर्स्ट क्या था कि हम लोगों ने पढ़ा था एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी ऑफ सिस्टम बाय डीटी, ऐसा पढ़ा था, याद है? ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, एम टाइम्स डी वी सी एम बाई डी टी। और सही, इसमें हम लोग पढ़े थे, केस फर्स्ट था कि इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डीपी ऑफ सिस्टम इज एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी, और ये क्या हो जाएगा 0, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इस क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से आ जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, और इसको हम लोग बोले थे कंजर्वेशन मोमेंटम, है ना? ठीक है, यही पढ़ रहे थे। इसमें फिर हम लोग मोमेंटम पढ़े कि मोमेंटम कैसे कंजर्व करना है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े कि मोमेंटम और एनर्जी कैसे कंजर्व करना है। ये केस फर्स्ट चल रहा था अभी, कि जब एफ एक्सटर्नल क्या था 0, यही पढ़े थे ना। इसमें हम लोग लिखे कि भाई मोमेंटम ऑफ सिस्टम इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम फाइनल। उसमें हम लोग ट्रॉली वाला क्वेश्चन किए कि एक आदमी ट्रॉली पे दौड़ते हुए जाके कूद गया, तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, समझ गया? अब हम लोग को पढ़ना है 10 सेकंड केस, यही पढ़ा रहे थे ना रे, बोलो रे। हाँ सर। है ना? अब हम लोग नया चीज यहाँ शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सिस्टम का मोमेंट, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 नहीं है तब क्या होता है, ठीक है। केस सेकेंड, अब देखो अगर एफ एक्सटर्नल 0 नहीं है तो क्या हो, ठीक है। सेकेंड केस ये है, ठीक है, कि हम लोगों ने पढ़ा था एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी ऑफ सिस्टम बाय dt, एंड मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या था, इज मास, है ना, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल, और m ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, यही था ना मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, सेकंड पार्टिकल एंड थर्ड पार्टिकल, यही था ना मोमेंटम। दिस इज कॉल्ड टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर एफ एक्सटर्नल 0 नहीं है तब क्या होगा, ठीक है। मान लो सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, तो हम समझ गए, ठीक है। इफ एफ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये रिलेशन तो तुमको याद होगा, अरे याद है? हाँ सर। यस सर। कि जबरदस्ती बोल रहे हो? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डीपी ऑफ सिस्टम, इसको इस एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी, ये कोलिजन से हम लोग यहाँ से कोलिजन शुरू करेंगे, ठीक है। डीपी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। टी बराबर 0 पे, दैट इज कॉल्ड इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, आफ्टर टाइम टी दिस इज कॉल्ड फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से आ जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 0 टू टी एफ एक्सटर्नल, ठीक है, इंटू dt, सही है। ये हमारा आ गया टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, समझ में आया? अरे ये क्लियर है? फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम का मतलब हुआ m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, सही। और इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम का मतलब हुआ m1 u1 m2 u2 m3
u3। इसको हम लोग बोलेंगे मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल। दिस इज इक्वल टू टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल। समझ में आया क्या? ठीक है, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम का मतलब पूरे सिस्टम में जितने भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट हैं सभी के मोमेंटम को जोड़ करके ही बात करना है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आया टोटल चेंज इन, इसको बोलते हैं ये जो फाइनल माइनस इनिशियल है किसका है? ये सिस्टम का है। ठीक है, ये किसका है? सिस्टम का है। सो दिस इज कॉल्ड, ये पूरे टर्म को बोलते हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टोटल, हाँ जिया बोलो, टोटल चेंज इन मोमेंटम। बोलो जिया, क्या बोलना रे? नहीं सर, गलती से हो गया। टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इंटू dt। ये समझ में आया? और इस चीज को, ठीक है, ये जो इधर आया है टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं आई। ठीक है, एंड आई इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, आई को हम लोग बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू इम्पल्स। समझ में आया क्या? आई इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू इम्पल्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। इम्पल्स क्या है? पूरे मोमेंटम का चेंज, या इम्पल्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इनटू dt। समझ गए इम्पल्स क्या होता है? बको। तो यहां से हमारा कंक्लूजन ये निकला कि इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इनटू dt फ्रॉम 0 to t। दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है, इसको इम्पल्स, इस रिलेशन को बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम रिलेशन। ठीक है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड इम्पल्स एंड मोमेंटम रिलेशन। ये अपने बड़े काम का रिलेशन है। ठीक है, समझ में आया क्या? इम्पल्स का डायरेक्शन, अब देखो इम्पल्स भी वेक्टर है, ये समझ में आ रहा है? हम जो बके बके जा रहे हैं, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, क्योंकि थ्योरी यही है, अगर ये नहीं समझ में आए तो आगे दिक्कत आएगा। ठीक है, इम्पल्स जो होता है वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में होता है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब टोटल रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, इम्पल्स का डायरेक्शन और इम्पल्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है। ठीक है, एंड उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है। अगर इम्पल्स एक्स डायरेक्शन में लगेगा तो मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में चेंज होगा। अगर इम्पल्स वाई डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, तो मोमेंटम वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। समझ गए? ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फोर्स एक्सटर्नल है, ये एफ एक्सटर्नल जो होता है दो तरह का होता है। ठीक है, एक फोर्स होता है इम्पल्सिव, ठीक है, और दूसरा फोर्स होता है सिंपल। ठीक है, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए। ठीक है, सही। इम्पल्सिव फोर्स का मतलब क्या होता है ये देखो। ठीक है, कि जैसे मान लो ये जमीन है, इसके ऊपर हमने एक बॉल ड्रॉप किया। अब देखते जाओ हम क्या बताएं। ये बॉल यहाँ से छोड़ा, ये बॉल गिरा, इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? mg। mg अभी भी लगेगा, लगेगा ना, mg अभी भी लगेगा। और जैसे ही जमीन से टकराएगा, जमीन इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और ये बॉल फिर ऊपर ऐसे उछलेगा, ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, ये बॉल नीचे आ रहा था, जमीन से टकराया और टकराने के बाद ऊपर जाने लगा। समझ में आया? अरे बोलो रे। हाँ सर। ठीक है, पहले ये बॉल मान लो v1 से नीचे आ रहा था और ऊपर जाने लगा v2 से। अब देखो कि ये v1 किसने गेन कराया? mg ने। mg जो फोर्स है, इसने इसको स्पीड बढ़ाया, कितना बढ़ा के कर दिया? v1। बट mg को बहुत समय लगा। अब देखो जो नॉर्मल है, जो जमीन ने फोर्स लगाया नॉर्मल, ये बॉल जमीन से कितने देर के लिए कांटेक्ट में रहेगा? बहुत देर कांटेक्ट में रहेगा या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहेगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। थोड़ी देर के लिए रहेगा।
तो ये नॉर्मल रिएक्शन देखो, mg को बहुत समय लगा, मान लो mg को 5 सेकंड लगा, मान लो इसको 5 सेकंड लगा, बट नॉर्मल रिएक्शन को कितना देर तक लगा? नॉर्मल रिएक्शन जो टी डैश टाइम लगा ये 0.01 सेकंड। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये बहुत कम समय के लिए एक्ट किया, ठीक है, बट मोमेंटम बदल दिया। देखो नीचे जा रहा था और ऊपर फेंक दिया, ऊपर किसने फेंका? नॉर्मल रे, ठीक है। तो इस तरह का फोर्स जो बहुत कम समय के लिए एक्ट करता है और बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज करता है, इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। समझ में आया? जैसे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है ये कैसा है? इम्पल्सिव इन नेचर, ठीक है। जबकि एक बॉल को अगर जमीन पे रख दो तब भी नॉर्मल रिएक्शन लगता है, बट ये वाला नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस एक्ट करता रहेगा। अगर ये रेस्ट में है बॉल तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर लगता रहेगा ना। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो हुआ ये इम्पल्सिव नहीं है, बट जब ये जमीन से टकराया तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो जमीन ने लगाया तो ये बहुत कम समय के लिए लगा और इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। तो जब भी इस तरह का फोर्स एक्ट करे तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। समझ गए? ठीक है। अरे सही, नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ 0.01 सेकंड के लिए एक्ट किया है और इस तरह के, है ना, 0.01 सेकंड के लिए एक्ट किया है और मोमेंटम चेंज बहुत ज्यादा कर दिया, तो इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। और जब इम्पल्सिव फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, अगर इम्पल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो बाकी सारे फोर्स को उतने देर के लिए भूल जाते, ठीक है। कितने देर के लिए? जितने देर तक इम्पल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर मान लो नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, 10,000 न्यूटन अगर है, समझ में आया, और अगर मान लो mg 10 न्यूटन है, 1 किलो का ब्लॉक है, तो ये 10 न्यूटन, ये 10,000 है और ये 10 न्यूटन, ठीक है। तो 10,000 प्लस 10 इज अप्रोक्सीमेटली 10,000 ही ना। अरे बात समझ में आया क्या? हाँ सर। ए जिया जानवी, बोलते का नहीं हो रहे तू लोग? संभवी कहा? यस सर। समझ में आया? जब भी इम्पल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स बहुत कम समय के लिए एक्ट करता है, ठीक है। देखो नॉर्मल फोर्स अगर एक्ट कर रहा है तो उसको सबको कंसिडर करना, बट अगर इम्पल्सिव फोर्स अगर 0.01 सेकंड के लिए नॉर्मल लग रहा है तो इतने देर के लिए हम mg का इफेक्ट भूल जाए, ठीक है। जब इम्पल्सिव फोर्स लगता है तो उस समय बाकी सारे फोर्स का इफेक्ट हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। समझ में आया? ठीक है, सही। अरे यस सर। हाँ सर। इम्पल्सिव फोर्स कहाँ गए? ये जो इम्पल्सिव फोर्स हमने लिखा, ये जो फोर्स है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इंटू dt, अगर ये फोर्स इम्पल्सिव है तो बाकी सारे फोर्स को भूल जाना, ठीक है। एंड इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। समझ गए? इम्पल्स का डायरेक्शन और एक्सटर्नल नेट रिजल्टेंट फोर्स या इम्पल्सिव फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है? सेम। और जिधर इम्पल्स लगेगा उधर ही मोमेंटम चेंज होगा, जिधर इम्पल्स नहीं लगेगा उधर मोमेंटम चेंज नहीं हो। मान लो एक्स डायरेक्शन में इम्पल्स लगा तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, बट वाई डायरेक्शन में अगर इम्पल्स नहीं एक्ट किया तो वाई डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। समझ गए? ठीक है। तो आज अपना काम यही है, इम्पल्स मोमेंटम रिलेशन। ये समझ में आया तुमको? ये वाला जो बक्से में लिखा हुआ है ये आया कहाँ से? इसको अब अपने को समझना है और यहीं से कोलिजन चालू होता है, ठीक है। देखो क्लियर है? हाँ सर। नहीं क्लियर हो तो नहीं बोलो, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स है जो तुम्हें ध्यान रखना है। पहला टर्म, ठीक है, जो तुम्हें समझना है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसको हम ज्यादातर LOI बोल देते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। दूसरा टर्म होता है इम्पैक्ट पैरामीटर और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। ये तीन चीज तुमको समझना है,
तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट से हम शुरू करें, क्या होता है? ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट समझ गए? ये 3 चीज अभी हम समझाएंगे तुमको। एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, एक तो इम्पल्स समझ गए हो ना, ये इम्पल्स का मतलब समझ गए? अरे हाँ ना, बोलो रे। ये इम्पल्स मोमेंट है, ये बड़ा Yes, sir. देखो ये जो रिलेशन है ये इतना आसान नहीं है जितना आसान तुमको लग रहा है, ये अभी बहुत डिटेल में अपने को समझना है, ठीक? इसमें 3 चीज यूज होता है, एक होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दूसरा होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, और तीसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखो होता क्या, ठीक है? जैसे अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट हम पहले तुमको समझा दें, ठीक है? जैसे मान लो कैरम खेले हो, भाई कैरम तुम लोग खेलते हो कभी जिंदगी में? Yes, sir. हाँ सर। तो कैरम में क्या होता है, जैसे ये मान लो एक स्क्वायर बोर्ड होता है, जब स्क्वायर बने ना बने छोड़ो, ठीक है? ये स्क्वायर बोर्ड होता है, ये जमीन है मान लो, इस पे हमारे पास ये स्ट्राइकर होता है, और यहाँ पर एक ऐसा ये रहता है, ठीक है? ये स्ट्राइकर छोटा बन गया, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ऐसे ही होता है ना? ये स्ट्राइकर है। अब हम इसको ऐसे फेंकते हैं V0 स्पीड से, तो क्या होता है, ये जाता है, ऐसे जाना चाहिए, ये जाता है, थोड़ी देर में यहाँ पे आता है, थोड़ी देर में यहाँ पे आता है, और ये इस बॉल से ऐसे टकरा जाता है, टकरा जाता है। अब टकराते समय देखो क्या हो कि जैसे ही ये टकराया, ये स्ट्राइकर है मान लो A और ये है B, तो यहाँ पे टच हुआ इसके, ठीक है? तो इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है? तो है ना, ठीक है? और अगर हम बात करें तो फोर्स और इम्पल्स का डायरेक्शन सेम है, तो इस पे इम्पल्स इधर और इस पे इम्पल्स इधर। तो इस लाइन को, जिस लाइन के लॉन्ग इम्पल्स एक्ट करता है, इस लाइन को ही हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। जिस लाइन के लॉन्ग इम्पल्स एक्ट करे या जिस लाइन के लॉन्ग इम्पल्सिव फोर्स एक्ट करे, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। समझ गए? बोलो रे मानसवी, समझ? यस सर। यस सर। अब दूसरा एग्जांपल और हम देते हैं, जैसे मान लो ये जमीन है, थोड़ा और सिंपल समझाते हैं। हमने एक बॉल लिया, ये बॉल को ऐसे जमीन पे फेंका, ये बॉल जाता है जमीन पे टकराता है ना, और टकराने के बाद फिर ये कहीं इधर रिबाउंड करता है, ऐसे ऐसे रिबाउंड करता है, ठीक है? ऐसे ही चलता है ना, ठीक है? तो यहाँ पर जो नॉर्मल लगा, नॉर्मल किधर लगेगा, वर्टिकल। इस बॉल के ऊपर देखें तो इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगेगा, वर्टिकल। तो ये इसका, ये जो वर्टिकल के लॉन्ग, देखो जमीन पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा, इम्पल्सिव जो नॉर्मल रिएक्शन है इस लाइन के लॉन्ग लगा, तो दिस ब्लैक वाला लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। समझ में आया? जिस लाइन के लॉन्ग, क्योंकि इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी न किसी डायरेक्शन में तो लगेगा ना, किसी न किसी लाइन के लॉन्ग लगेगा ना, समझ गया? तो उसी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। क्लियर है? अरे बोलो रे। यस सर। अब जैसे ये कैरम वाला जो गोटी था, इसको हमने ऐसे फेंका, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो तुम समझ गया। अब दूसरा इम्पैक्ट पैरामीटर बताना। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है कि अगर हम इसके इनिशियल वेलोसिटी के लॉन्ग एक लाइन बना, इसका इनिशियल वेलोसिटी ऐसा है, और दूसरे बॉल के सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन बना, तो ये दोनों लाइन को अगर हम पैरेलल रखें, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को अगर पैरेलल रखें, तो इन दोनों लाइन के बीच जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट। समझ में आया क्या? ये जो डिस्टेंस होगा, कुछ सेपरेशन होगा, इसके सेंटर से एक लाइन पास करता हुआ और इसके वेलोसिटी के, इनिशियल वेलोसिटी के लाइन के लॉन्ग, ठीक है? ये दोनों लाइन को ऐसा करना है कि पैरेलल रखना, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच जो दूरी होगा, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। समझ गए? ठीक है? जिसका जरूरत अभी अपने को पड़ेगा नहीं, कभी अगर एग्जाम में दिया रहे तो इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब ये रहता है, ये डिस्टेंस को इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। समझ में आया क्या? अरे सही रे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट और इम्पैक्ट पैरामीटर समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, आ गया। ठीक है,
अब तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने को समझना है, इसमें दो चीज तुमको समझा है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट और इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, डी मतलब सेपरेशन। ठीक है, दो पैरेलल लाइन का सेपरेशन, एक तो ऑब्जेक्ट के सेंटर से जा रहा हो और दूसरा इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा हो के लॉन्ग। ठीक है, तो इन दोनों लाइन, पैरेलल लाइन के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, तीसरा टर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई इज डिफाइंड एज, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं स्पीड ऑफ सेपरेशन बाय स्पीड ऑफ अप्रोच। ठीक है, ये मॉड लगा दिए, मॉड लगा दिए मतलब ये कभी निगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, ई का मतलब होता है स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच। किसका? उन दो पॉइंट्स का जिसका कोलिजन हुआ। ठीक है, सेपरेशन मतलब जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के जस्ट बाद, समझ में आया? और स्पीड ऑफ अप्रोच मतलब जस्ट, और ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। समझ में आया? जैसे हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं। ठीक है, देखो समझ में आया ये क्या हुआ, स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन। अब हम थोड़ा एग्जांपल देके समझा। ठीक है, जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है ए, ये एक ब्लॉक है हमारे पास ए ब्लॉक। ठीक है, और ये ब्लॉक है हमारा बी ब्लॉक। ठीक है, ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है। कोलिजन के समय और कोलिजन के बाद का फिगर थोड़ा समझाए तुमको। ठीक है, और एक ब्लॉक को बना लेते हैं हरे रंग से। ठीक है, ये हमारा दूसरा ब्लॉक बी। अब ये दोनों ब्लॉक में कोलिजन होता है तो कैसे लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसा होगा। ठीक है, देखो ये बॉल बिफोर कोलिजन ये यूए से जा रहा था और ये यूबी से जा रहा था। ये जो पार्टिकल ए है ये इधर जा रहा है यूए से और ये है यूबी से। ठीक है, ए और बी, ये बी है और ये ए है। कोलिजन से पहले ये ऐसे जा रहा, कोलिजन जब हुआ तो क्या हुआ? ये दोनों नजदीक आ गए और कुछ देर के लिए टकराए, टच किए तो इसके ऊपर इम्पल्स इधर लगा और इसके ऊपर इम्पल्स इधर लगा। ए इसको धक्का इधर लगाएगा और बी इसको धक्का इधर लगाएगा। तो ये जो लाइन हुआ ये हमारा क्या हो गया? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, और कोलिजन के बाद क्या हुआ? ए ब्लॉक मान लो वीए से चलने लगा और बी ब्लॉक मान लो वीबी से चलने लगा आफ्टर इम्पैक्ट। ठीक है, कोलिजन से जस्ट पहले, कोलिजन के जस्ट बाद और ड्यूरिंग कोलिजन, ये तीन फिगर तुम्हारे सामने बना। ठीक है, सही। इसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखो सिंगल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, समझ गए? अब अगर कभी समझ में आ रहा है क्या बक रहे रे? यस सर। ठीक है, अब देखो ए का मोमेंटम, बी का मोमेंटम, इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट और फाइनल मोमेंटम। इफ, ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड इनिशियल मोमेंटम, अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम एक ही लाइन के लॉन्ग लाई करे तो इस तरह के कोलिजन को हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है वो क्या होता है? 0। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर इसमें 0 रहता है। जब भी इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होगा तो इस तरह का कोलिजन को हम लोग बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन और वन डायमेंशनल कोलिजन। समझ में आया? अब इसमें क्या हुआ, समझ गए बात? ठीक है, अब इसमें अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखना है तो कैसे लिखें? देखो कोलिजन अगर हुआ है, अगर ये दोनों टकराया है, इसका मतलब यूए मस्ट बी ग्रेटर देन यूबी। ए का स्पीड ज्यादा होना चाहिए तभी टकराएगा। अरे हाँ कि नहीं रे? यस सर। और कोलिजन के बाद अगर ये दूर जा रहा है तो वीबी मस्ट बी ग्रेटर देन वी। कोलिजन से पहले, टकराने से पहले ए का स्पीड ज्यादा होना चाहिए और टकराने के बाद बी का स्पीड ज्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ई जब लिखेंगे तो स्पीड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन किसका स्पीड ज्यादा है? वीबी, तो यहाँ लिखेंगे वीबी माइनस वीए।
ठीक है। बाय स्पीड ऑफ अप्रोच, तो स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होगा, नजदीक आने का, तो नजदीक आने में बड़ा कौन है, यूए माइनस यूबी। ठीक है, ये वेक्टर लिखेंगे और इसके आगे मॉड लगा देंगे कि कभी निगेटिव ना हो। ठीक है, और क्योंकि दो वेक्टर का डिवीजन नहीं होता ना, इसलिए मॉड लगाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया। या तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो VB माइनस VA डिवाइडेड बाय UA माइनस UB। ठीक है, क्योंकि ये स्पीड हो गया, वेक्टर हटा दिए, समझ गए क्या, और ये भी पॉजिटिव रहेगा और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव रहेगा। अगर इसमें अगर हमें लिखना है कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, तो स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, इन दोनों का दूर जाने का स्पीड। तो VB से ये दूर जा रहा और VA से ये नजदीक आ रहा, तो दूर किस स्पीड से जा रहा, VB माइनस V। और स्पीड ऑफ अप्रोच, तो नजदीक किस स्पीड से ये दोनों आ रहा है, ये VA UA से नजदीक जा रहा है और ये UB से दूर जा रहा, तो नजदीक आने का स्पीड क्या हो गया, UA माइनस UB। दिस इज स्पीड ऑफ सेपरेशन एंड दिस इज स्पीड ऑफ, अरे ये समझ में आया क्या, स्पीड ऑफ सेपरेशन, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन याद रहेगा। यस सर। ठीक है, फिर से हम एक बार समझाएंगे, बट एक बार देख लो। अब यहाँ पर एक चीज और देख लो। ठीक है, तीन चीज तुमको बता। ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट पैरामीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। अगर इलास्टिक कोलिजन बोला तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन 1 होता है। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन बोला तो ई का वैल्यू दिया रहेगा, ई का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। और अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोला तो ई का वैल्यू 0 होता है। ये लैंग्वेज में तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा होता है कि अगर गलती से कहीं लिख दिया है ना, कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो ई का वैल्यू 0 रहे। अगर ई का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 या 0.2, तो ये कैसा कोलिजन है, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं। और अगर इलास्टिक कोलिजन बोला है तो ई का वैल्यू 1 रहेगा। समझ गए, अरे समझे। चलो अगले पढ़ते हैं। ठीक है,